आप सभी सुन रहे हैं बीती कहानी। और आज की कहानी है डर की वो रात। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। डर एक ऐसी बीमारी है जिसके आगे बड़े से बड़ा बहादुर आदमी भी अपने घुटने टेक देता है। जब किसी का अपने डर से सामना होता है तो उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यारी और कोई भी चीज़ नहीं लगती। मेरा नाम राहुल है और मेरी परवरिश गांव में ही हुई थी। इस वजह से मुझे गांव में कई किस्से कहानियां सुनने को मिली थी। ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल यह कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह मेरे दादा ने मुझे सुनाई थी कि कैसे एक रात उनका अपने डर से सामना हुआ। यह उनके जीवन का ही एक किस्सा है। मेरे दादा जसराज कहते थे कि वह बहुत बहादुर हैं, लेकिन यह किस्सा सुनने के बाद मुझे उनकी बहादुरी पर थोड़ा शक सा है। यह कहानी उन्होंने जैसे मुझे सुनाई थी वैसे ही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये बात आज से 35 साल पहले की है, जब मैं भी तुम्हारी उम्र का हुआ करता था। गांव की एक खासियत होती है कि यहाँ कोई भी काम, त्योहार, शादी कुछ भी हो, सभी मिलजुल कर ही करते थे। पूरा गांव एक परिवार की तरह रहता था। किसी को जरा सी मदद की आवश्यकता हुई नहीं कि पूरा का पूरा गांव हाजिर हो जाता था। उस वक्त गांव बहुत छोटा हुआ करता था और सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, गोपाल। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहा करते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद को हाजिर भी रहा करते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे, आज वो बात कहाँ दोस्ती में। खैर छोड़ो, तो वो सर्दियों के दिन थे और सूरज भी जल्दी अस्त हो जाया करता था। तो गांव में सूरज ढलने से पहले सभी को अपना अपना काम निपटाने की जल्दी रहती थी। खाना पानी सूरज डूबने से पहले ही खा लिया जाता था। आज की तरह नहीं कि रात के 10-10 बजे तक घर ही ना आओ, और न ही उस समय आज की तरह गांव में बिजली का कोई प्रबंध था जिससे कि अंधेरा होने के बाद भी काम किया जा सके। तो सभी गांव वाले शाम को ही खाना खाकर सो जाया करते थे। सर्दियों के दिन थे तो रात भी जल्दी हो जाया करती थी। गांव में अधिकतर लोग खेती ही करते थे और रात को सभी को अपने अपने खेत आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेत जाना पड़ता था, नहीं तो वो फसल नष्ट कर देते, और अब फसल नष्ट हुई तो खाने के लिए बचेगा ही क्या। मैं भी अपने खेत जाया करता था। बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो मुझे अकेले ही जाना पड़ता था, पर मेरा दोस्त गोपाल का खेत मेरे बगल में ही था तो वह भी मेरे साथ जाया करता था। गांव से खेत 40 मिनट की दूरी पर ही था तो हम दोनों दोस्त साथ चले जाते थे। उस दिन गोपाल मेरे साथ नहीं आ पाया क्योंकि उसके यहाँ उसके कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। तो मैंने सोचा चलो आज अकेले ही चलते हैं। मैंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने के बाद खेत जाने की तैयारी करने लगा कि तभी मेरा पड़ोसी राम सिंह आ गया। उसकी गाय के ब्याने का टाइम आ गया था तो वह मुझे बुला कर ले गया। वहाँ मुझे काफ़ी देर हो गई थी। गाय ने एक बहुत ही सुंदर बछिया को जन्म दिया था। हम सभी बहुत आनंदित और खुश थे। मुझे खेत जाना था तो मैं जल्दी ही वहाँ से लौट आया। अब तक सूरज भी डूब चुका था और अंधेरा भी हो चुका था। मैंने अपना झोला और कंबल उठाया और खेत जाने के लिए घर से निकल पड़ा। उस वक्त कोई ख़ास सुविधाएं हमारे पास नहीं हुआ करती थी। सर्दी से बचने के लिए बस एक कंबल का ही सहारा हुआ करता था, पर यह कंबल बहुत ही आरामदायक हुआ करते थे और सर्दी से भी काफ़ी बचाव हो जाता था।
हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिस वजह से मुझे ठंड भी लगने लगी थी। मैंने उस वक्त धोती कुर्ता ही पहन रखा था। मैंने कंबल ओढ़ लिया, जिससे मुझे कुछ आराम मिला। मैं आज अकेला ही जा रहा था, तो जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लगा। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबक कर सो चुके थे। खेत जाने वाले चले गए थे। शायद मैं ही आज देरी से जा रहा था। पूरा का पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। एक आध घर में धीमी धीमी दिया बाती की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैं जैसे ही गांव से बाहर निकला तो पूरा का पूरा इलाका सुनसान और वीरान पड़ा था। दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कहीं दूर कुत्ते भौंक रहे थे, शायद वह किसी पशु का पीछा कर रहे होंगे। मैं आगे चला जा रहा था। चांद की रोशनी हल्की हल्की धरती को छू रही थी। इस अंधकार में एक चांद ही सहारा था हम मुसाफिरों का, जो मेरे रास्ते को रोशन कर रहा था। आज की तरह लाइट या टॉर्च उस वक्त हर किसी के पास नहीं हुआ करती थी। मैं चलता जा रहा था, फिर अचानक एक पेड़ पर मेरी नज़र पड़ी, जिसे देख मैं सन्न रह गया। मुझे लगा जैसे कि कोई उस पेड़ पर बैठा है। ये देख मेरी तो रूह कांप गई। मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मेरे कदम वहीं जम गए कि ये क्या भला है। ये कौन है जो पेड़ पर लटक रहा है। मेरी सांसें अटक सी गई थी, कुछ भी सूझ नहीं रहा था। तभी मुझे ध्यान आया कि ये तो एक कपड़ा है जो इस पेड़ पर लटका रहता है। सच मानो एक बार को तो ऐसा लगा जैसे कि कोई भूत वहाँ खड़ा हो। रूह अंदर तक कांप गई थी। फिर जब मुझे ध्यान आया कि वह कपड़ा है, तो मैंने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गया। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी कि मैं कपड़े से डर गया। मैं खुद को समझाते हुए जा रहा था कि तभी मुझे वह बरगद का पेड़ याद आया, जो चौराहे के बाद पड़ता है, जहाँ एक आदमी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जहाँ से लोग दिन में भी गुजरने से डरते हैं, जहाँ कई लोगों पर उस प्रेत ने हमला भी किया था। वहाँ पर जाना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं था। यह सब सोच मेरी सांस गहरी और दिल की धड़कन तेज हो गई। कदम मानो वहीं रुकने लगे हों। आगे बढ़ने की मुझ में हिम्मत तक नहीं हो पा रही थी। मन तो कर रहा था कि यहीं से वापस भाग जाऊं। मैं वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ा, वैसे ही मेरी आंखों के सामने बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए मेरे बापूजी का चेहरा आ गया। मैं भूत का सामना तो कर सकता था, पर बापूजी के भयंकर गुस्से का कभी नहीं। मैंने गहरी सांस ली और अपने मन को मजबूत कर खेत की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। रोज हम दोनों दोस्त बातें करते हुए कब उस रास्ते से निकल जाया करते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन आज यह रास्ता कुछ ज़्यादा ही लंबा हो चुका था, जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं अपने कंबल में सिमटा हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। डर के मारे बुरा हाल था मेरा। एक एक कदम बड़ी ही मुश्किल से आगे बढ़ा रहा था। मन ही मन हनुमान जी को याद भी कर रहा था। हनुमान चालीसा तो मुझे नहीं आती थी। आज अफसोस हो रहा था कि याद क्यों नहीं की। अगर आज हनुमान चालीसा याद होती तो हनुमान जी बचा लेते ना। मैं अपने मन को कड़ा कर आगे बढ़ता जा रहा था। अब तो वह बरगद का पेड़ भी सामने दिखाई देने लगा था। हर एक कदम के साथ वह नज़दीक आता जा रहा था और मेरा दिल बैठा जा रहा था। सर्दी के मौसम में भी मेरे माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। आगे बढ़ने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। तो मैं जोश में आकर तेज़ी से आगे बढ़ने लगा। मैंने सोचा कि भागकर जल्दी से यह रास्ता पार कर लूँगा तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा मन कह रहा था रुक जा, यहीं रुक जा, पर मैंने अब फैसला कर लिया था कि अब जो भी हो जाए देखा जाएगा। मैं नहीं रुकने वाला।
वह पेड़ मेरे सामने था और मैं जैसे ही उसके नीचे पहुंचा और अपने खेत के रास्ते की ओर मुड़ा, वैसे ही किसी ने मेरा कंबल पीछे की ओर खींचा। मेरे कदम और सांसें वहीं अटक गई। मैंने सोचा आज तो गए, आज नहीं बचने वाले। आ गया वो बरगद वाला प्रेत, वो नहीं छोड़ने वाला। मैंने उसे अपना कंबल छुड़ाने के लिए खींचा, पर उसने कंबल को नहीं छोड़ा। मेरा दिल डर के मारे सीने से निकलने को हो रहा था। गला भी सूख चुका था। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। डर के मारे बुरा हाल था। मेरी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी और ना ही पीछे मुड़कर देखने की। तभी वहाँ चारों ओर कोहरा छाने लगता है। वहाँ अचानक कोहरा देख मेरी तो हालत ही पतली हो गई थी। इतना सब कम था कि मैंने देखा सामने से एक लाल रोशनी मेरी ओर चली आ रही है, जो कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रही थी, जो कि धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। यह देख मुझे लगने लगा था कि आज तो बचना मुश्किल है। ये प्रेत ने तो पहले ही पकड़ रखा है और ये पता नहीं क्या बला है जो सीधे यहीं चली आ रही है। हे भगवान, आज बचा ले, फिर कभी इस रास्ते से नहीं आऊँगा। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था कि वो लाल रोशनी करीब और करीब आते जा रही थी, जैसे कि वो मेरी ही जान की प्यासी हो। तभी मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई आ रहा है। मैं अब और सहन करने की हालत में नहीं था। डर मुझ पर बुरी तरह से हावी हो चुका था। मैं कंबल को वहीं छोड़ भागा और अचानक किसी से टकरा गया। कौन है? कौन है? यह आवाज़ मेरे कानों में पड़ी तो मैंने देखा कि मेरे खेत का पड़ोसी, जिससे मैं टकरा गया था, उसने मेरी तरफ देखा और कहने लगा, क्या हुआ? ये क्या हालत बना रखी है? उसे देख मैंने राहत की सांस ली और मैं वहीं बैठ गया। वो भी मेरे पास ही बैठ गया। क्या हुआ? उसने पूछा तो मैंने उसे पूरी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है। वो मैं बीड़ी पी रहा था, उसी की लो देखी होगी तूने। यह सुन मेरे होश उड़ गए कि मैं एक बीड़ी से डर गया। मैंने उसे कहा, चलो वहाँ जाकर देखते हैं, उस बरगद के पेड़ के पास। वहाँ उसने मेरा कंबल खींचा था। मैं उसे जब वहाँ लेकर गया तो क्या देखता हूँ कि मेरा कंबल एक झाड़ी में अटका पड़ा है। यह देख वो हंसने लगा। क्या जय सिंह, एक झाड़ी से डर गया? मेरे होश उड़े हुए थे। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक झाड़ी थी जिसने मेरे कंबल को पकड़ रखा था। मैं यूं ही डर रहा था। मुझे लगा कि इस बरगद का पेड़ आ गया, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मुझे क्या पता था ये एक झाड़ी है। मुझे लगा कि वो प्रेत होगा। लेकिन इस बरगद पर तो कोई प्रेत है ही नहीं। वो तो आगे वाला बरगद का पेड़ है जहाँ पर उस व्यक्ति ने फांसी खाई थी। क्या? ये सुन मेरा सिर झन्ना गया। फिर वही मंजर मेरी आंखों के सामने से घूम गया। मैंने कंबल को उठाया और वापस गांव आ गया, क्योंकि इतना कुछ झेलने के बाद आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन गोपाल को साथ लेकर ही खेत गया। उस हादसे के बाद मेरी कभी भी उस रास्ते से अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।